नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज 10वीं 12वीं 8वीं जो बोर्ड परीक्षाएं होती है, इस बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ मुख्य बिंदु है जो 5-7 मिनट में मैं आपके सामने रखूँगा। बोर्ड परीक्षा के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को यदि आप तक ये पहुँचता है तो ज़रूर देखें, और यदि मेरी सुझाई गई चीज़ें, मेरी बताई गई बातें आपको ठीक लगती है तो उसके लिए प्रैक्टिस करें, और एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस दौरान इन बातों को थोड़ा माइंड में रखें। मुझे लगता है कि इससे आपको ज़रूर कुछ न कुछ प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। अगर विद्यार्थी कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनका स्कोर कट जाता है, उनके अच्छी तैयारी के बावजूद अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो कई सारे कारण होते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखूँगा एग्ज़ाम पेपर को लेकर और अपनी तैयारी को लेकर। तो आप सभी को आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो बढ़िया जाएगी, बेहतर जाएगी। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो आप सभी एग्ज़ाम देने जाने से एडमिट कार्ड प्लस में आरटी कार्ड है वो संभाल के रख लें, और साथ में जो 2-4 पेन पेंसिल है, 2-4 पेन पेंसिल, रबर, स्केल आदि जो भी सामग्री चाहिए वो आप ट्रांसपेरेंट पाउच के अंदर डाल दें और सुरक्षित रख दें। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप समय का विशेष ध्यान रखें कि आप एग्ज़ाम सेंटर कितना दूर है, आप कितने टाइम में वहाँ तक पहुँच पाते हो। तो टाइम का विशेष ध्यान रखें, और टाइम एग्ज़ाम देते टाइम यानी एग्ज़ाम के दौरान और एग्ज़ाम देने जाने के दौरान सब जगह इम्पोर्टेंट है। जब आपका पहला दिन का पेपर होता है तो शाम को टाइम पे सो जाएं, अच्छी नींद लें, सुबह समय पे उठने के बाद अपनी तैयारी कर लें। तैयारी के लिए जो चीज़ें मैंने पहले एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड का बोला है वो आप तैयार करके रखें। 2-4 पेन पेंसिल, रबर, स्केल ये सभी ट्रांसपेरेंट पाउच में डाल लें और रख लें। साथ ही साथ आप सभी सुबह जब एग्ज़ाम लेने जाएँ तो हल्का नाश्ता या खाना खा के जाएँ, और पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल यदि अलाउ है तो आप साथ में ले जा सकते हो। साथ ही साथ आप जब स्कूल जाते हो, अपने एग्ज़ाम सेंटर जाते हो, तो अपने एग्ज़ाम देने जाते टाइम अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के ही जाएँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन सभी इंस्ट्रक्शन को आप ढंग से पढ़ लें और बेहतर ढंग से उनका पालन करें। अब जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के बाद बैठने की जो व्यवस्था है वो सूचना पट पे लगाई हुई होगी, तो आप अपने सूचना पट पे अपना रोल नंबर देखें, अपना एग्ज़ाम कक्ष कौन सा है वो देख लें और उसमें जाके बैठ जाएं। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ जाते हैं यानी तय टाइम पे गए हो, तो आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा आपको टाइम मिल जाएगा। उस आधे घंटे के दौरान अपनी तैयारी पे विश्वास करके बैठें, भरोसा करके बैठें, और यदि आपको थोड़ा बहुत तनाव या टेंशन हो रही है तो जो है लंबी सांस लें और छोड़ें। ऐसा 5-7 मिनट करेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे आप तो आपका तनाव दूर हो जाएगा और आप एकदम से रिलैक्स होके फ्री होके आप एग्ज़ाम दे पाओगे। कहा गया है कि आपकी जो अच्छी तैयारी है उसके साथ यदि आप सही प्रस्तुतिकरण दोगे, सही तरीके से एग्ज़ाम दोगे तो ही आपको बेहतर मार्क्स हैं जो मिल पाएंगे। यदि आंसर कॉपी मिलती है तो सबसे पहले आप उसके सभी पन्ने पलट लीजिए और देख लीजिए कि कोई कटा फटा तो पेज नहीं है, कॉपी खुली तो नहीं है, उसके जितने पेज ऊपर लिख रखे हैं उतने पेज है या नहीं है, कोई प्रिंटिंग में इश्यू तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के बाद उसके इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनका अध्ययन कर लें, और उस पर दी हुई जो इंस्ट्रक्शन होती है उनके अनुसार उसके ऊपर अपना नामांकन वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भर लें। और यदि समझ में नहीं आ रही तो गलत ना भरें, जल्दबाजी ना करें। अपना जो शिक्षक होगा जिसकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई होगी वो आपकी हेल्प कर देगा, आप उन्हें पूछ कर कॉपी की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसे पूरा करें। कॉपी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आपको पेपर मिलेगा। पेपर खोलने का जो टाइम है वो घंटी लगेगी, या जो शिक्षक है वो आपको बता देगा उस टाइम आपको पेपर खोलना है। पेपर खोलने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस जो दिए होते हैं उनको आपको पढ़ना होता है, और जब आपको पेपर खोलने का कहे तो आपको पेपर
पेपर के सभी पन्ने पलट के देख लें, सभी प्रिंटिंग हुई है या नहीं हुई है। तो सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया, पेपर मिलने के बाद आपको अपना उत्तर पुस्तिका के अंदर उत्तर लिखने का काम शुरू करना है। और उत्तर लिखते समय कई सारे विद्यार्थी कई सारी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और नंबर कमाते हैं। तो मैं महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप पेपर शुरू करते हो तो पेपर जब मिलता है, आप उत्तर लिखने स्टार्ट करते हो, तब आपको एक समय का विशेष ध्यान रखना होता है। समय है या टाइम मैनेजमेंट है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। टाइम मैनेज कर लेते हो तो आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं। अच्छी तैयारी के बावजूद टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और वही आपकी एक साल की तैयारी एक तरफ होती है, आपका जो टाइम होता है पेपर का वो एक तरफ होता है। इन 3 घंटों में आपने उस पेपर को कैसे हैंडल किया है और उत्तर किस तरह से कैसे उत्तरों को बेहतर तरीके से लिखा, ये चीज़ें मायने रखती है कि आपका स्कोर क्या होगा। स्टार्ट करने के बाद टाइम का विशेष ध्यान, टाइम को आप पार्ट वाइज या सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। यानी पेपर को पार्ट में सेक्शन में बांट लें और उसके हिसाब से टाइम डिवाइड करते हैं। तो आप डिवाइडेशन कर लोगे तो आपको पेपर देते टाइम दिक्कत नहीं रहेगी। और मैं तो मानता हूँ कि आपके स्कूल में तैयारी के टाइम में या अभी फरवरी में जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले जनवरी के एंडिंग में आपके प्री बोर्ड हुए होंगे, यानी अभ्यास जो बोर्ड के सैंपल पेपर से हो सकते हैं, वो अपने उनके बनाए हुए से हो सकते हैं। यदि आपने अभ्यास किया है तो अभ्यास से आपका पेपर के अंदर आंसर लिखने का जो तरीका होता है और समय जो होता है कि ये पेपर मैनेज कैसे हो, उसके समय के अंदर पूरा इंक्लूड करना होता है तो कंक्लूड कैसे करें, वो सब चीज़ें अभ्यास से ही संभव होती है। कि अभ्यास आपने किया होगा, मान लो आपने नहीं किया है तो आप कोई भी पुराना पेपर जो है PYQ है या कोई सैम्पल पेपर है, बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो डाउनलोड कीजिए और उसको हल कीजिए। जब आप हल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर में टाइम है वो कितना लगता है और हमें किस पार्ट में किस सेक्शन में कितना टाइम लेना होता है, कितने टाइम में हम कौन सा पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो विशेष ध्यान रखने की बातें होती है। और इस डिवाइडेशन में 10 मिनट आप एक्स्ट्रा है या निकाल लेना। जैसे 3.25 घंटे का टाइम होगा तो आपको 3 घंटे का मानकर डिवाइडेशन करना है। 15 मिनट सुरक्षित रखना है कि हम लास्ट में पेपर का रिव्यू करेंगे, आंसर जो लिखे हैं उनमें देखेंगे सीरियल वगैरह की कहीं वो छूट तो नहीं गया है। यदि प्रश्न सभी अटैम्प्ट नहीं हुए हैं तो उसमें भी कहीं बार ज़रूरत पड़ जाती है हमें समय की, तो उसका विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि उत्तर कैसे लिखें। तो उत्तर लिखने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले छोटे उत्तर हैं और यहाँ आपको सबसे बेहतर आंसर आ रहे हैं। सबसे बेहतर उत्तर आप जानते हो, यानी आप पेपर सॉल्यूशन करते समय उन प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले लिखें जो शॉर्ट हो और उनके उत्तर जो है आपको बिल्कुल सटीक रूप से आ रहे हैं। तो आप उन प्रश्नों को शुरू कीजिए जो आपको अच्छे से आ रहे हैं और उनमें कम समय लगेगा और उनमें कम लिखना पड़ेगा। टू द पॉइंट की जैसे बात हम करें। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर हैं वो अंकों के अनुसार हो। प्रश्न यदि 1 नंबर का है और आप उसके लिए 4-5 लाइन लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। 1 नंबर का प्रश्न है तो आप 1-2 शब्दों में भी उत्तर दे सकते हो और या फिर 1-2 लाइन में उत्तर दे दीजिए। और उतना समय से लिखते हो तो जो नया उत्तर लिखते हो नए प्रश्न का वो नई लाइन से स्टार्ट करें। यानी 1-2 लाइन ऊपर वाले प्रश्न के जब उत्तर लिख दिया है तो ऊपर वाले उत्तर के बाद में छोड़ के नई लाइन से लिखें। आप इसके साथ साथ एक ही प्रश्न के जो भाग हैं तो उन सभी भागों का उत्तर भी एक जगह लिखें। कई बार होते हैं उसमें ऐसे एक प्रश्न के अंदर एक ऐसे नंबर डाल देते हैं और तो फिर विद्यार्थी इसको कहीं और कर देते हैं, इसका दूसरे भाग में प्रश्न के अंदर उसका उत्तर कहीं और कर देते हैं। तो जो प्रश्न के अंदर भाग होते हैं उन सभी भागों का जो उत्तर है या सॉल्यूशन है वो आपको एक जगह देना है। आप कम लिखें।
कम लिखें, लेकिन वह चीज़ ज़रूर लिखें, वह शब्द या उत्तर ज़रूर लिखें जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। यानी कम लिखें लेकिन सटीक लिखना है, यानी जो चीज़ आपके क्वेश्चन में प्रश्न में पूछी गई है उस चीज़ को विशेष रूप से लिखना है। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको शामिल नहीं करनी है। एक्स्ट्रा लिखने के नंबर कभी नहीं मिलते हैं, आपको टू द पॉइंट लिखने के ही नंबर मिलते हैं। एक चीज़ और है कि जो मुख्य शब्द होते हैं, मुख्य शब्दों को यानी जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन की हुई चीज़ होगी तो एग्जामिनर के जांचने में आसानी रहेगी और वो एक अलग दिखेगा कि हाँ इसका आंसर, तुरंत वो अंडरलाइन की जो कीवर्ड्स हैं, जो शब्द हैं उनको पढ़ लेगा। और यदि आपका आंसर उसी में है तो पास में पूरे पैराग्राफ को वो नहीं देखेगा और उसी चीज़ को देख के आपको मार्क्स दे देगा। और आपकी भी सहूलियत रहेगी कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, आप कम लिख दोगे। अंडरलाइन की हुई होगी तो आपको माइंड में रख देखो कि इसका मुख्य बिंदु था, मुख्य वर्ड था, मुख्य शब्द था, वो हमने अंडरलाइन कर दिया है। तो उसके इर्द गिर्द लिखोगे और बेहतर लिख पाओगे और आपको लिखने में सहूलियत होगी, एग्जामिनर को जांचने में सहूलियत होगी और आपके लिए ये बेहतर है कि आपको अच्छे अंक उसमें मिल जाएंगे। एक चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उत्तर लिखते टाइम गलती कर देते हैं तो उसको पूरा ऐसे छोटे बच्चे काटते हैं वैसे काटना नहीं है, उसको एक लाइन में काटो या आप उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दीजिए और फिर उसके आगे तो उसका नंबर दिया हुआ होगा, आप जैसे 9 10 नंबर वगैरह है तो उसको भी ऐसे काट दीजिए और नई सिरे से नई जगह से आपने लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो पूछा गया है प्रश्न के अंदर वही लिखना है। एक्स्ट्रा लिखने से हमेशा आपको अंक नहीं मिलेंगे, अंक मिलेंगे आप कितना बेहतर ढंग से लिखते हो, कितना अच्छा लिखते हो, शॉर्ट एंड स्वीट जो है। तो प्रश्न में जो आप उत्तर शब्द सीमा होती है उसको विशेष ध्यान रखिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप हमें सॉल्यूशन लिखें उसको हल करें। एक प्रश्न है यदि और वो 1 नंबर का है, उसमें टू द पॉइंट कोई शब्द है, 1 2 वर्ड में आपका आंसर है तो आप उसको सीधा लिख देते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारा समय खराब होता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है। दूसरा कि आप जब काम करते हो तो साफ सुथरा रखें और आपकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग थोड़ी बेहतर हो कि सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत नहीं है। और उत्तर पुस्तिका में सिर्फ प्रश्न क्रमांक लिखने में मान लो 10 नंबर है, 19 नंबर है, 8 नंबर है, तो ऐसे लिखो और उसके पीछे उसका उत्तर लिखो। यानी ये सीरियल वगैरह है आपको रिपीट नहीं करनी है और विशेष ध्यान रखें कि आप पॉइंट्स में लिखें। जैसे 3 नंबर का प्रश्न है, कोई 3 विशेषताएं पूछ ली है तो 3 कारण बताने को पूछ लिए, कोई 3 प्रकार हो गए किसी के, तो उनको आप पार्ट्स में कर लें और ऐसे डायग्राम से टू द पॉइंट लिखोगे तो आपको एक तो उत्तर लिखने में सहूलियत रहेगी, आप बेहतर लिख पाओगे, पीछे भी कुछ नहीं छूटेगा, साथ साथ आपको अंक भी है वो बेहतर मिलेंगे, पूरे मिलने की भी संभावना रहती है। हम एक पैराग्राफ की तरह लिखें और एक उसके पॉइंट्स को ऐसे इंडिकेट करके डायग्राम बना के, चित्र बना के लिखें तो उसमें हो सकता है कि हमें कम लिखना पड़े, लेकिन जो चीज़ लिखनी होती है वो उसके अंदर हमें पॉइंट से पॉइंट आ जाती है। और 3 नंबर का प्रश्न है, आप 1 2 लाइन इसमें, 2 लाइन इसमें, 2 लाइन इसमें, यानी 5-6 लाइन लिखते हो ऐसे टोटल, तो भी आपको 3 से 4 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर का 3 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे तो आपने 7-8 लाइन भी लिख दी, लेकिन यदि आपने वो एक साथ पैराग्राफ में लिख दिया तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर न दे। तो एक ध्यान रखें कि जो अथवा या और वाले जो सवाल होते हैं उनमें से आपको एक ही हल करना होता है, जो पब्लिक में आते हैं अथवा में और में लिखे हुए होते हैं। तो कई बार हम जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में दोनों का उत्तर लिख देते हैं, तो आपको अथवा और वाले क्वेश्चन जो होते हैं, या कई बार होता है 5 प्रश्न लिखे हुए हैं उनमें से आपको 3 हल करने हैं, यानी किन्हीं 3 को हल कीजिए, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 को हल कीजिए, ऐसा यदि होता है तो आपको उन्हीं प्रश्नों को हल करना होता है। हालांकि आपने सैम्पल पेपर देखा होगा तो आपको ये चीज़ें है या नहीं है
आपका पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसा आता है, प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, अथवा में आते हैं, अथवा 5 वर्ष के गणने ऐसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, रिक्त स्थान वाले कितने आते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपके समझ में आ गई होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभ्यास भी किया होगा और अभ्यास के अकॉर्डिंग आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। लास्ट में जब 10 मिनट बचे तो आप अपने पेपर को रिव्यू कर लें। कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है, कहीं आंसर नहीं लिखा है तो आप उसका आंसर भी लिख सकते हो। यदि मान लो 10 मिनट 15 मिनट बचे हैं और आपके बड़े प्रश्न हैं या छोटे प्रश्न हैं वो बच रहे हैं, तो आप उसको सॉर्ट करके जल्दी जल्दी लिख लीजिए, यानी प्रश्न सभी अटेम्प्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि टाइम कम बचा है तो हम एक प्रश्न को तो पूरा बड़ा लिख दें और 2-4 प्रश्न छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। टाइम कम बचे तो आपको कंक्लूड करना है तो सारी चीज़ों को कंक्लूड करके सॉर्ट करके लिख दीजिए। क्या पता आपने जो चीज़ें उसमें पूछी है उनके पॉइंट्स लिख दिए हैं और पॉइंट्स लिख देते हैं तो हमें पॉइंट्स के आधार पर भी कई बार एग्जामिनर नंबर दे देता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी तैयारी पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, अपने कंटेंट पे भी विश्वास रखें। भरोसा और ये विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो किसी बड़ी जीत दिला देती है। दिल उन्हें मिलती हैं जो अपने खुद भी भरोसा करते हैं, अपनी राय खुद बनाते हैं। मैं आप सभी को आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी परीक्षा अच्छी हो और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। आपने जो साल भर मेहनत की है उसी का रिजल्ट जब आएगा तो आपके चेहरे पे, आपके गुरुजनों के चेहरे पे, आपके माता पिता के चेहरे पे, जिसने आपको सपोर्ट किया है उन सभी के चेहरे पे खुशियाँ हो, ये मैं कामना करता हूँ आपके लिए। इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए।